95 में दे दिया फिर मैम बता रही थी कि आदित्य ने बता दिया था सबको, फिर तुमने बताया नहीं। सर क्वेश्चन में गिवन रहता है तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा चलो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखिए ये लो, सेकंड कौन है सुनील? 5 गुना लास्ट टाइम लास्ट टाइम को नहीं मिला, पेपर नहीं मिला। नहीं मतलब पहले तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है? नहीं मिला। हैं? किसी का भी नहीं मिला? हैं? बता दिया करो उसी दिन। पिछली बार थर्ड आई थी, फर्स्ट 4 ओके। हाँ थर्ड थी, उसी दिन बता दिया तो। ये लो, कौन सा वाला टेम्परेचर? पीछे ये वाला ये तो ऊपर तो पहुंची नहीं। गर्मी लग रही है। ठंडी लग रही। बता दो। चलो अब देखिए, चैप्टर का नाम बुक में हेरिडिटी के दोनों पूरा नाम है, इवोल्यूशन। नाउ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर दिया, हेरिडिटी दिया। The transmission of character from parents to offspring, from their parents to offspring is called heredity. The character we get from our parents are called hereditary character. हाँ सर हेरिडिटी की स्पेलिंग गलत है। हेरिडिटी ना, ठीक है। Now उसे क्या कहेंगे? हेरिडिटी। And the character which we get from our parents, उसे क्या कहेंगे? हेरिडिटरी character। सही है? Now the characters we get from them is called hereditary character. Now, hereditary information किसमें प्रेजेंट होती है? Is present in sex cell. सेक्स सेल में भी हो सकती है या गेमीट भी कह सकते हैं, गेमीट which is present in sex cell.
जो स्पर्म और ओवा में होती है, ठीक है, उनमें होती है, या फिर पॉलन ग्रेन्स और ओवा में भी हो सकती है, उसमें होती है, और ऑफ पेरेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, both parents, male and female, दो पेरेंट्स हैं, contribute these information during formation of zygote. During sexual reproduction, both parents contribute these information ठीक है टू जाइगोट। इतना तो हमको पता हो गया है कि इन दोनों को मिलने से बनता है। तो अगर पॉलन ग्रेन हो सकता है, प्लांट्स में पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, ये पॉलन ग्रेन है, और या फिर स्पर्म कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एनिमल है तो स्पर्म हो सकता है, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। और ओवा, ओवम तो एक ही कहा जा सकता है। तो इन दोनों से हमको क्या मिलते हैं, कंट्रीब्यूट करेगा, और कंट्रीब्यूट करने पे क्या होगा, जाइगोट इज फॉर्म्ड, फर्टिलाइजेशन होगा और उसमें जाइगोट बन जाएगा। तो दोनों से यहाँ कितने क्रोमोसोम हैं, अगर हम देखें तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सब में अलग अलग होते हैं। किसी किसी में चींटी में 85 होते हैं, हाथी में 13 होते हैं, हमें 23 होते हैं, अलग अलग नंबर के होते हैं। तो इसमें n क्रोमोसोम और इसमें n क्रोमोसोम और जो बना वो कैसा है, डाइप्लॉइडिक। तो उसमें कितने हो जाएंगे, 2 तो इसमें फुल जेनेटिक मटेरियल है, इसमें आधा आधा है, ठीक है। तो हाफ जेनेटिक मटेरियल ये हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, और दोनों मिल गए तो क्या हो गया, डाइप्लॉइड, ये जाइगोट हो गया। अब आगे देखिए, नाउ द डिफरेंस इन कैरेक्टर, द डिफरेंस in character among individual of a species is called variation. किसी स्पीसीज में सब एक जैसे नहीं है। मैं देख के ही पता लगा सकता हूँ कि ये सुनील है और ये नूर है, मैं चेहरे से ही पता लगा लेता हूँ। कैसे पता लग जाता है कि अलग अलग लोग अलग अलग क्यों दिख रहे हैं। तो अमंग स्पीसीज, विद इन ए स्पीसीज देयर इज डिफरेंस इन देयर फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स। अगर एक्सटर्नल फीचर्स में अंतर है उसको फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। द एग्रीगेट एक्सटर्नल फीचर इज कॉल्ड फिनोटाइप। दिस अकर्स ड्यू टू जीन, ये किस वजह से हो रहा है, एंड तो जीन को कहेंगे जीनोटाइप। और ऊपर से जो तुम्हारा अपीयरेंस है, तुम्हारी नाक कैसी, आँख कैसी है, ये ईयर लोब्स कैसे हैं, डेक अटैच हैं, जो बाहर से तुम दिख रही हो वो फिनोटाइप है। लेकिन वो क्यों है, तुम्हारे जीन में कुछ ऐसा होगा तभी ये अपीयरेंस तुम पाई हो। इवन बाल तोड़कर तुम कंप्यूटर में डाल दो, वो बता देगा आज की से कैसी, 5 साल की कैसी थी, 80 पे कितनी दिखेंगी। तो वो सब उसमें कोडेड इंफॉर्मेशन, वो वैसे का वैसे। किसी का अगर वो पता चल जाता है कि चोर का स्पिट, थूक का एक निशान भी मिल गया है, कहेंगे जीत हो गई, वो कंप्यूटर में डालेंगे चोर का चेहरा सामने, स्पिट से पता लगाएंगे। बाल अगर है, हर एक जो भी, इवन ये केराटिन है बाल, तो ये भी क्या है, हमारे अंदर से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। हाउएवर देयर आर द सम कोडेड इंफॉर्मेशन इन इट्स सेल्स। कुछ भी अगर हाथापाई हुई है किसी अपराधी के साथ, उसका सिर्फ एक सेल मिल जाए, बाकी पूरी इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर दे ही दे। ये आजकल की है, ठीक है कि नहीं। देखो ना, इसको कहते हैं फिंगर प्रिंटिंग। क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट हमने आपने दिए, इसका मतलब आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका पूरा नाम क्या है, एक ये फिंगरप्रिंट है, एक डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए मिल जाए तो पूरा सब कुछ। अब आगे देखिए, कहने का मतलब है कि कौन, वेरिएशन से तुम क्या समझते हो,
जैसे किसी किसी की नाक ऐसी होगी और किसी किसी की नाक कैसी होगी, ऐसी होगी, तो दैट इज कॉन्वेक्स नोज और कॉनकेव नोज। दिस इज, ये कैसा कॉनकेव, तो कॉनकेव नोज, और जैसे कहा जाता है कि ना ज्यूस की नाक पकौड़े जैसी होती है, तो दैट इज कॉन्वेक्स नोज। ऐसे क्या हो सकता है, किसी का जो ईयर लैब है वो काफी लटके हुए होंगे और किसी के जो ईयर लोब होंगे वो अटैच्ड होंगे, तो हैंड ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब, तो ये क्या है, हैंड ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब। ऐसा हो सकता है, किसी किसी की टंग रोल नहीं हो सकती, किसी किसी की रोल हो सकती है ऐसे, और कोई नहीं कर पाएगा तो इस तरीके से भी होती है, तो इससे टंग का स्ट्रक्चर हो जाता है। किसी किसी के बाल में तुमने देखा ऐसे बाल में आएगा, बाल में बीच में ये चीज आती है, और किसी में नहीं बनता, किसी का पूरा ऐसे बनता है, तो इस तरीके से भी हम देखते हैं ये दीज आर डिफरेंट करेक्टर्स, देयर आर मैनी करेक्टर्स। यहाँ पर बीच में जब वो हेयर कट लेने जाओ तो यहाँ किसी किसी के बाल में ऐसे बनता है, यहाँ पे बीच में, अच्छा नीचे डालो, किसी में नहीं बन रहा है, किसी में फ्लैट रह रहा है, तो फिर क्या माना जाएगा, ये भी एक जेनेटिक है, सही है। कुछ कुछ लोग अपने कान हिला लेते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, और कुछ नहीं हिला पाते, बातचीत करते, तो वो भी एक जेनेटिक है। देयर आर द वेरियस फीचर्स, किसी की कोई उंगली इससे नीचे हो रही तो किसी की ऊपर जा रही, किसी का अंगूठा तो ऐसे मुड़ जाता है, किसी का 90 डिग्री पे भी मुड़ जाता है, तो अलग अलग लोग हैं, ये बिल्कुल मुड़ जाता है किसी किसी 90, देखो ये जैसे 90 टाइप है, इससे भी ज्यादा मुड़ जाएगा, नियरली 90, नहीं पीछे की तरफ 90, देखो उनका 90 मुड़ गया, तो वो चीज, ये सब जेनेटिक करेक्टर है। अब देखो अब हम आगे की बात करते हैं, accumulation of variation during reproduction। चलिए, accumulation of variation during reproduction। जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन होने से और वेरिएशन बढ़ता है, और वेरिएशन, फिर अगली जनरेशन में और वेरिएशन बढ़ेगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स जब अपना अपना देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसमें से कुछ कुछ करेक्टर बच्चे को होगा ना। जब बच्चा पैदा होगा तो कहेंगे देखो इसकी नाक पापा से मिल रही है, इसके होंठ किससे मिल रहे हैं, मम्मी से मिल रहे हैं, इसके कान दादी से मिल रहे हैं, इसका ललाट बाबा से मिल रहा है, इसकी चिन इसके चाचा से मिल रही, तो सारे एक्यूमुलेशन होते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ करेक्टर। तो हेडिंग क्या पड़ गई बताइए, एक्यूमुलेशन ऑफ करेक्टर। तो एक सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन है, वही फिनोटाइप में एड्रेस होता है। कॉल भी लगाया, कॉल नहीं उठाया। सर आज आपने ग्रुप पे मैसेज नहीं डाला, वो याद ही नहीं था, कोई फोन कर दे तो मैं डाल फोन किया था। हाँ सर मैंने भी करा अरे 2 बार, वॉइस कॉल भी करा था और नॉर्मल। चलो नाउ अब देखो, तो जैसे आपकी बुक में दिया है कि ये कोई जनरेशन है और उसने क्या किया, दैट इज वेरिएशन, ठीक है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन मालूम है, एक डीएनए से क्या बन जाना, 1 से 2 कॉपी बन जाना, उसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, डबल हो जाता है जिस चीज को। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो
अब इसी से जब डीएनए रेप्लिकेशन में भी वेरिएशन आ जाता है तो वेरिएशन आ गया। ये देखो तो दो अलग अलग एक्सीडेंटली वेरिएशन आ गए। ठीक है, तो किसी के हमें बुक में देखिए वही डायग्राम बन रहा है, उसको मैं समझा देता हूँ। एक ये वेरिएशन आ गया, कोई नई चीज है, और दूसरा वेरिएशन क्या आ गया कि ये ग्रीन पोर्शन आ गया। देखो मान लीजिए रेड बीटल है, वो नीचे सबसे नीचे देखो जो लेडी बग लिखा है, जी सर। तो रेड बीटल था सबसे नीचे पहली लाइन में। अब इसने दो तरीके से अपने बच्चे पैदा किए, एक ग्रीन बीटल पैदा हो गया और एक कैसा बीटल पैदा हो गया, ब्लू बीटल। अच्छा, इसने दो वेरिएशन दे दिए, धीरे धीरे डीएनए रेप्लिकेशन में कमी हो जाती है। जब ब्लूप्रिंट जीरोक्स की कॉपी में कहीं कुछ आ जाए, धागा आ जाए, कुछ डर्ट आ जाए, तो क्या एक दो स्पॉट नहीं आ जाते जीरोक्स में? तो ऐसे ही जब डीएनए की दो कॉपी बनती, कहीं हो सकता है अडानिन के साथ गुआनिन ना जुड़े, अडानिन के मतलब जैसे गुआनिन और साइटोसिन जुड़ते हैं तो अडानिन के साथ गुआनिन जुड़ जाए, ऐसे कहीं मिस्टेक हो जाए, इधर की वजह से भी वेरिएशन आता है। इवन बैक्टीरिया जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो भी 10-15 तरीके के होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस। क्यों आया ये सब? उनमें वेरिएशन आया होगा, धीरे धीरे आ जाता है, लाखों सालों में आता है। और किसी में अगर ये वेरिएशन आ गया तो रेड बीटल ने दो पैदा किए, कौन कौन से बताओ? एक ग्रीन और ब्लू। ग्रीन था वो कैमोफ्लेज हो गया, पत्तियों के कलर का था, छिप गया, उसको कौवे पिकअप नहीं कर पाए, खा नहीं पाए। और जो ब्लू था वो पूरा दिखाई दे रहा था, तो ब्लू को क्या किया गया बताइए? खाते चले गए। तो वेरिएशन को कभी कभी नेचर अडॉप्ट कर लेता है। नेचर अडॉप्ट का मतलब है आपको नेचर से सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाएगा। नेचर ने आपको कैमोफ्लेज कर दिया, छिपा लिया, अब वो दिख ही नहीं रहे, तो कौवे खाएंगे क्या? वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं। ब्लू भी एक्सीडेंटली आया, ये भी आया, इधर की वजह से आया, लेकिन उनको सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला। तो बोलो इन दोनों की पॉपुलेशन में कौन सी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी? इसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अचानक किसी चीज को बढ़ जाने को क्या कहते हैं? ड्रिफ्टिंग। ठीक है, कोई आपको प्रमोट करने लग गया तो कहेंगे अरे वो तो तुमको ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट का क्या मतलब है? आगे बढ़ाई नहीं चला जाए, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट पॉपुलेशन गोज ऑन। तो इस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है कि पहले जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इस तरीके से हुआ। फिर उसके नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में आप क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट में ये दिखाया गया है कि जो एक्सीडेंटली आया है जीन में वो रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा बताओ? अगर इस पे ऑरेंज है तो ये रहेगा और ये भी अपनी तरफ से और वेरिएशन पैदा करेगा। यानी प्रीवियस वेरिएशंस आर फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट जनरेशन एंड सम मोर वेरिएशंस आर एडेड टू इट। इस तरीके से इस हेडिंग का क्या नाम हो गया? एक्युमुलेट हो गया। भाई तुम्हारे पास जो संपत्ति है, दादाजी ने जो पापा को दी थी वो भी तुमको मिल गई, और पापा ने भी जो कमाई वो भी तुमको मिल गई, तो तुम्हारे पास क्या एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो गया? तो जो प्रीवियस वेरिएशन है वो रहेंगे, दैट इज पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। हाउएवर न्यू वेरिएशंस आर एडेड। जरा देखो और भी वेरिएशन ऐड किए गए। अब इन दोनों के जो सर पर कुछ ना कुछ वेरिएशन, सर नहीं, एक तरीके का सिंबल है बस, और कुछ नहीं है। तो जो वेरिएशन था वो तो रहा, और क्या वेरिएशन है डोगल चेक करो जरा। ये वेरिएशन रहा, और इसके भी वेरिएशन जो इसके थे वो भी उसने नेक्स्ट जनरेशन को पास कर दिए। इसने अपना ग्रीन कलर पास कर दिया और ये ग्रीन कलर पास कर दिया, और बाकी कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सालों में इसमें कोई वेरिएशन हुआ ही ना हो। ये भी दिखाया गया, देखो, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में जरूरी नहीं कि इतना वेरिएशन हो, एक्सीडेंटली हो गया, डीएनए फिंगर रेप्लिकेशन में इधर आ गई तो हो गया, और किसी किसी में और भी बढ़ गया। देखो पहले वाले में क्या दिखाया गया? सर इसमें एरर है बीच में। क्या सर इसमें एरर है, ब्लू है बीच में। एरर है? यस सर, थर्ड वाले में, लास्ट में। हमारे में नहीं दिख रहा, मैं आपकी बुक में देख ये रहा रहा हूँ। सर है सर, देखा? ये रहा सर। अच्छा ब्लू कर दिया, सही है, तो ब्लू कलर कर दिया, ठीक है।
तो ये ब्लू कलर हो गया पूरा, ये एरर है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। एंड बाकी इसमें ये रहा, इसमें भी error इसमें भी एरर आ गई। सो एक पिंक कलर आ गया है, इसमें white और बाकी वैसे रहा। इस चीज को समझें ना। So, during sexual and asexual reproduction दोनों में ही होगा। Variations are introduced in asexual reproduction। क्या होगा? Variation occur due to error in, किस वजह से वेरिएशन अगर करता है? ड्यू टू एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये देखो, मान लीजिए कि किसी भी सेल में क्या है, किसी भी सेल में क्रोमोसोम होंगे और क्रोमोसोम किस में होते हैं? क्या पेयर में होते हैं? ये पेयर में होते हैं। दोनों पेरेंट्स से दिए गए। अगर हमारी भी बॉडी में है तो क्या होगा? पेयर में होगा, ऐसा होगा। और साथ ही साथ में एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक वाई क्रोमोसोम, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो 23 पेयर है ऑफ क्रोमोसोम, सही है। अच्छा, अब इसमें ये नंबर 1 पेयर है, ये नंबर 2 पेयर है, और आगे चलते चले जाएं तो क्या होगा कि ये मान लीजिए ये भी एक पेयर है ऐसा, जो कि नंबर 13 है। टोटल 23 है। ओके, 23। तो ड्यू टू एरर इन रेप्लिकेशन, किसी भी एक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इसको जरा हाईलाइट करो। तो हाईलाइट करने पर आप देखोगे कि ये क्रोमोसोम जो है ये खुद किसका बना है? ये डीएनए का बना है। इस तरीके का एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहेंगे? जी डीएनए। अब इसको और आगे देखिए, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मैंने डीएनए दिखा दिया। डीएनए खुद किसका बना है बताओ? यहाँ एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, कुछ भी लिख लो, फिर दो ए लिख लो, फिर टी लिख लो, फिर ऐसे सी लिख लो। तो एडेनिन किससे जुड़ता है? दैट इज एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन गुआनिन से। तो ये धीरे धीरे आप देख रहे हो, दैट इज टी के सामने वाला क्या होगा? ए के सामने वाला, ए के सामने वाला टी, और टी के सामने वाला ए, और साइटोसिन गुआनिन। अब जब ये हवा में बनते चले जाएंगे तो यहाँ एक दूसरा रेप्लिकेशन शुरू होगा। ये खुल रहा है, और खुलने में क्या होगा? देयर विल बी न्यू चेन गेटिंग बॉन्डेड। तो ए के सामने क्या जुड़ेगा? टी। वहां पर बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं और बहुत सारे बेस हैं, ये सब बेस हैं, वो जुड़ते चले जाएंगे। ए के सामने टी, टी के सामने ए, और इसके सामने जी। इसके सामने भी ऐसा जुड़ना चाहिए, लेकिन इसके सामने ए जुड़ गया और एक्सीडेंटली सी जुड़ गया। तो अब जरा देखो, ये सब सही रहे तो इसमें फॉल्ट आ गई कि नहीं आ गई? गलती से एक बेस गलत जुड़ गया और इसी से वेरिएशन आ गया। तो मैंने क्या कहा है
कि वेरिएशन क्यों आता है, बनाना इसको एक जैसा ही चाहिए था, लेकिन गलती से एक गलत बेस जुड़ गया। प्रूफ रीडिंग होती है बहुत सारा, फिर भी उसके बाद भी गलती हुई जाती है। तो अगर गलती हो गई है तो इट कॉजेस वेरिएशन। डीएनए रेप्लिकेशन में जो एरर होती है उससे वेरिएशन आ जाती है। अब जरा देखिए, सर हमेशा एप्लीकेशन के समय एरर होता ही है। अगर डीएनए में एरर, डीएनए रेप्लिकेशन के समय में एरर हो जाएगी, हो सकता है कि कई कई जनरेशन तक कोई एरर ना हो, लेकिन कभी भी एरर होगी। इट इज़ वेरी स्लो वेरिएशन। इनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता बैक्टीरिया में, बहुत जो भी वेराइटीज़ हैं सब कुछ लगभग मिलती जुलती हैं, तो वेरिएशन स्लो है। लेकिन जो भी वेरिएशन आएंगे वो आगे की जनरेशन में बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि फिर ये भी इसी तरीके से आगे बनता चला जाएगा। एक्युमुलेशन है। अच्छा, एक और भी तरीका है, ये तो मैंने बताया ए सेक्सुअल में। सेक्सुअल में कैसा होता है? सेक्सुअल में जरा देखें, मान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अब 13th वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो 13th वाले में ये पूरा जो बना है क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में 2000 जीन होते हैं। कितने जीन हैं? 2000। अच्छा, ये खुद किसका बना है? डीएनए का। व्हाट डज इट मीन? ये तो डीएनए का तुम क्या मतलब समझते हो? इट इज, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। इट इज डबल स्ट्रैंडेड, दो धागों की संरचना है, और हेलिकल है। हेलिक्स किसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं। तो हेलिकल स्ट्रक्चर, ये हेलिक्स कहलाता है। हेलिकल स्ट्रक्चर which contains, ठीक है, which contains, जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को रखता, ठीक है, which contains हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। इट इज ट्रांसफर्ड, और क्या रहती है? जितनी भी चीजें हैं हमारी बॉडी में, जो भी स्ट्रक्चर है वो सब प्रोटीन से बना। सब कुछ ये कैसे बना है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें प्रोटीन बनाने के लिए कोड है। हमारी बॉडी में 3000 से 4000 तरह के प्रोटीन है, एक प्रोटीन नहीं है। ऐसा ना सोचो एक ही तरीके का प्रोटीन, अलग अलग है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन, एंजाइमल प्रोटीन, और उनमें भी कई तरीके हैं। वो आगे क्लास में 11 से तुम पढ़ लोगे। लेकिन आप ये समझो इसके पास क्या है? दैट इज द कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन कौन कौन सा बनाना है उसका कोड इसके पास है, सही है। और वैसे ही फिर हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। दैट इज कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब जरा बात की ओर ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहले तुमने ये बात पढ़ी, प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम था, और फिर धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, यूवी रेस पड़ी, कुछ उनमें टूट फूट होती रहती है, और वो 1 से टूट के 2 बना, 3 बना, 4 बना, 23 पे हम लोग, और किसी में और भी टूट फूट हुई है। तो अलग अलग क्रिएचर्स बन गए कि नहीं? म्यूटेशन से क्रोमोसोम भी टूटते रहते हैं और वेरिएशन भी आते रहते हैं। अब जरा देखो, मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि ये 20, ये कौन से नंबर का क्रोमोसोम है बोलो? 13th नंबर के क्रोमोसोम में a long strand of DNA which is responsible या which contains code of one kind of protein synthesis, जिसमें एक प्रोटीन बनाने के लिए कोड हो, उसको कहते हैं जीन। इसे क्या कहेंगे? जैसे हमारे नाक को वो कॉन्वेक्स रखना चाहता है कि कॉनकेव, ये कोड है। तो अब जिसके पास जैसा कोड होगा वैसी ही तो नाक बनेगी। तो दैट व्हाट डज इट मीन बाय जीन? जीन से तुम क्या समझते हो? और जीन को ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या कहा? ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन को क्या कहा? ठीक है, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी कैरेक्टर। हाँ, मैं बता रहा हूं, द बेसिक यूनिट
which is responsible for any character, उसे क्या कहेंगे? For any synthesis, उसके संश्लेषण के लिए। इसके पास क्या रहता है? एक संदेश है किसी भी प्रोटीन के संश्लेषण, सिंथेसिस यानी बनाना, तो प्रोटीन बनाने के लिए इसके पास कोड है। अच्छा, इसकी डीएनए पूरा है। डीएनए तो इतने लंबे लंबे कि सारा डीएनए खोल दो तो धरती के 6000 चेक कर लेते हैं एक व्यक्ति के डीएनए, इतने लंबे डीएनए। लेकिन द बेसिक यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड जीन। तो जीन है क्या श्रेया? इट इज द लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो क्या करती हो? लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज कोड फॉर एनी कैरेक्टर। जिसमें क्या होता है, जब मैं एनी कैरेक्टर बोल रहा हूं तो एनी प्रोटीन सिंथेसिस ही समझो। अ लॉन्ग strand of DNA which has code for one protein, any protein synthesis, any character भी लिख सकते हो। इसे क्या कहेंगे? जीन। When it get condensed, it form chromosome। यही कंडेंस होता चला जाए। एक बार जैसे रस्सी को टाइट करो तो एक रस्सी में 2 बट बन जाती कि नहीं, और टाइट करो तो उसको क्या करते हैं? प्राइमरी फोल्डिंग, सेकेंडरी फोल्डिंग, टर्शरी फोल्डिंग और क्वाटर्नरी फोल्डिंग। 4 बार मोटा है तब क्रोमोसोम बनता है। वो वीडियो से देखेंगे। When gene get folded, तो ये किस में आ जाएगा? क्रोमोसोम। It forms multiple folds only। When gene get condensed, it form chromosome। Gene always occurring, gene always occur in pair। देख लो, ये हमारे 2000 जीन है। अच्छा, 13वें नंबर के क्रोमोसोम का ये वाला जीन, ये देखो, ये कौन सा जीन है? दैट इज 786 जीन। 13वें नंबर का अपने बॉडी का क्रोमोसोम लो। हर सेल में एक क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम के अंदर जीन है। 13 नंबर का उठाओ, अब उसमें ये भी देखो, ये देखो, ये दोनों तुम्हारे बताते हैं कि पापा का ईयर लोब तुमको मिलेगा कि मम्मी का। एक इसमें पैटर्नल है और एक मैटरनल है। अब जब चेक करो, तुम दोनों के घर में जाके ईयर लोब चेक कर लेना, और अगर जिसका तुमको मिला है इसका मतलब है उनके ईयर लोब डोमिनेटिंग है, तो बच्चे में वही रिफ्लेक्ट होगा जो दोनों का डोमिनेंट फीचर हो। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो जीन अकर्स, जीन किसमें रहते हैं? अकर इन पेयर, एंड ओनली द डोमिनेंट जीन रिफ्लेक्ट्स इट इन इट्स फिनोटाइप। अपने डोमिनेंट का मतलब है अगर दो में लड़ाई हो तो बताओ कौन जीतेगा। तुम्हारे पास जितने भी जीन, तुम्हारे चेहरे पे जितने फीचर्स हैं, उसका एक ना एक अल्टरनेट भी वहां था, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक्सप्रेस कौन से हुए? जो तुम्हारे मम्मी के डोमिनेंट थे वो भी तुमको मिले, और जो पापा के थे वो भी तुम्हारे चेहरे, तुमने सारे हर चीज जो तुमने एक्सप्रेस हुई है वो कौन सी मिली बताइए? डोमिनेंट मिली। अगर दोनों में ही वही चीज थी जो रिसेसिव है, तब तो कोई चॉइस नहीं थी जीन के पास, वो तुमको रिसेसिव मिल गया। लेकिन ऐसा हो सकता है जब कंट्रास्टिंग में कोई चीज हो, दोनों के ही ईयर लोब ऐसे हो कि अटैच्ड हो, तो तुमको तो फिर अटैच्ड ही मिलना है, फिर उसके पास कोई रास्ता है? ऐसे बहुत सारे हमारे फीचर्स हैं कि जो रिसेसिव है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एनी जीन विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, अपने को जो दूसरे के समक्ष होने पर कंट्रास्टिंग में एक्सप्रेस ना कर सके, उसे रिसेसिव जीन कहते हैं। और जो कर दे उसे क्या कहेंगे? डोमिनेंट जीन। 2 लोग जा रहे हैं और एक कहने हमारी चलेगी और डोमिनेंट है, और दूसरा कह दे हाँ ठीक है तुम्हारी ही चलेगी, वो रिसेसिव हुआ कि नहीं? तो 2 रिसेसिव अपने आप को आपस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 ऐसे लोग हैं जो पैसिव नेचर के हो, इंट्रोवर्ट,
तो दोनों फिर आपस में वही चीज कर लेंगे। लेकिन एक डोमिनेंट के साथ जाएगा कि इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी व्यक्ति है, तो क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? ठीक है, चलो जीन तुमको पता चल गया, इसके बारे में अभी और बताएंगे। ये बता दिया कि जीन अकर इन पेयर एंड द डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन phenotype। डोमिनेंट जीन क्या करता है? लिखो, डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस इट इन phenotype। किसके ऊपर बोलो? ओवर रेसेसिव जीन। रिसेसिव जीन के ऊपर खुद को अपने आप को प्रदर्शित करें। जीन के बारे में तुमको पता चल गया, जीन पेयर में होते हैं। अब आगे की बात देखिए कि नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छोटा छोटा क्वेश्चन ही 4 ही क्वेश्चन है, इसमें सब पेंसिल पेज नंबर 126 136 संडे से 126 126 99 ना 129 129। पहला क्वेश्चन देखो, इफ ए ट्रेड देयर एग्जिस्ट, ट्रेड ए 10% पॉपुलेशन में है और बी 60% पॉपुलेशन में है, तो कौन सा ट्रेड अर्लियर आया है? लिखो, लिखिए, ट्रेड्स विच आर इमर्ज्ड, जो पैदा होते हैं वो क्या होते हैं? आर फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट जनरेशन। ये बात समझ में आया? आर फॉरवर्डेड, फॉरवर्डेड का क्या मतलब है? पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। एंड सो ऑन, ऐसा होगा। On other side, new variations are also introduced generation by each generation. Also, new variations, वो तो वो आगे फॉरवर्ड करेगा। जैसे तुम्हारे दादा की संपत्ति, वो तो पिताजी तुमको देंगे ही, खुद भी तो कुछ कमाएंगे, वो भी तुमको देंगे। Also, new variations are introduced by, ठीक है, each generation. This is also passed on to next generation. जब मैं नेक्स्ट जनरेशन कह रहा हूं तो आप उसे ऑफ स्प्रिंग समझिए, अगली जनरेशन को ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। सो 60% जो पॉपुलेशन में कौन सा ट्रेट है? पॉपुलेशन कैरीज बी ट्रेट, सो इट इज इमर्ज्ड। ये कब उद्भूत हुआ है, कब ये निकला है? इट इज इमर्ज्ड। ठीक है, ओके, इट इज इमर्ज्ड अर्लियर एंड जो 10% ट्रेड पॉपुलेशन जिसको करती है, अब देखो, while trait A which is found in 10% population is recently arisen, वो अभी अभी अराइज हुआ, क्योंकि हमने एक्यूमुलेशन का भी साइंस देखा। पिछले ट्रेड तो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे और जो नए वाले हैं वो भी दिए जाएंगे। तो वो दादा, तुम एक बात देखोगे
कि किसी की शादी में जाओगे तो जो बाराती वराती जा रहे होंगे ना, सब अगर सभी एक लंबा चौड़ा तो पूरा परिवार लंबा चौड़ा खूब जाएगा, और उनमें उनके जो दादाजी को देख लो वो बिल्कुल लंबे चौड़े होंगे। बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे चाचा ताऊ ये सब है, उन्होंने किससे लिया, और तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं वो आपस में मैच करेंगे ज्यादा, लेकिन वो दादा उनसे नहीं करेंगे। लेकिन अगर सबका अपीयरेंस सब कुछ देखोगे तो ओवरऑल वो दादाजी से मैच करेगा। तो जो ज्यादा लोगों में है वो पीछे से आई है, और जो तुम्हारे परिवार के हो सकता है मदर ने भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया जीन में, तो वो अलग है परिवार, चाचा का अलग है। फिर भी जो ओवरऑल अपीयरेंस किसी बारात का आएगा वो दादाजी से बिल्कुल मेल खाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब आगे देखें सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल? सो इफ there is variation in species, जैसे मान लो किसी स्पीसीज में ब्लू बीटल भी है और ग्रीन बीटल भी है, तो क्या इससे उस स्पीसीज के सर्वाइवल को कुछ एडवांटेज मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो क्या होगा? वेरिएशन विद इन स्पीसीज, विद इन स्पीसीज एंड there comes sudden natural calamity, या क्लाइमेट चेंज अगर कर सकता है, सडन क्लाइमेटिक चेंज, then a part of population having certain type of trait, तो वो पॉपुलेशन अभी यहाँ पर क्या है, अगर तुम सूडान में चले जाओ तो इब्न बतूता भी रहते हैं जो 60 डिग्री टेम्परेचर पर पहाड़ों में खोह बना के रहते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर पे जी रहे हैं। यहाँ आप देखोगे अभी हुआ था, हज हुआ था, तो सऊदी में लोगों की चप्पलें पिघल गई थी, इतनी गर्मी थी 52 53 तक। जब ये हज यात्रा हुई थी ना, कितने लोग मारे गए थे, 1000 से ऊपर लोग मर गए थे गर्मी की वजह से। तो वहीं पर सूडान भी है, आसपास आप देखोगे अफ्रीका में सूडान है, तो वही मिडिल ईस्ट के पास वहाँ पर है, तो वहाँ पर इब्न बतूता भी है, और आप साइबेरिया चले जाओ वहाँ -70 वाले भी हैं। अगर क्लाइमेट में सडन चेंज आएगा, पूरी धरती पे हिम युग आ गया, आइस एज आ गई, तो भी साइबेरिया वाले मानव प्रजाति को बचा ले जाएंगे। वो क्या करेंगे? देयर इज आई, उनकी पूरी जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो बर्फ से भरी रहती है, ठीक है। हाउ एवर दे सर्वाइव, समझ आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से अगर वो मेटल का चश्मा या नाक पे रखते हैं तो वो चिपक जाएगा, फिर वो जब चश्मा हटाएंगे तो ये स्किन ही उखड़ जाएगी। बहुत हर चीज़ के लिए उनका सब कुछ होता है कि कोई चीज़ ऐसे नहीं कर सकते ना वहाँ पर, सर्वाइवल के अलग डेफिनेशन। देन इफ देयर इज सडन क्लाइमेटिक चेंज, तो क्या होगा? अगर अचानक गर्मी आ गई तो सूडान वाले बचा ले जाएंगे ह्यूमन पॉपुलेशन को, अचानक सर्दी आ गई तो साइबेरिया वाले बचा ले जाएंगे, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन तो बच जाएगी, भले ही 90% मर जाए, लेकिन वो जीते रहेंगे। और अगर आगे कभी फिर से नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो अभी तुमने देखा है हम लोगों के होमो सैपियन सारे, हम लोग कहाँ से आए बताओ? अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैले हैं हम लोग। हमारा ओरिजिन, हमारा डीएनए सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? अफ्रीका से ही हर तरफ फैले। तो फिर ऐसे में हिम युग के बाद जब नॉर्मल युग आएगा तो वही साइबेरिया में हमारे फुट स्टेप पाए जाएंगे। हम लोगों का जैसे ट्री है, जैसे उल्टा ट्री पकड़ लो तो सबकी जड़ें एक ही जगह मिलती हैं कि नहीं? तो हम देखेंगे कि ओरिजिन हमारा साइबेरिया में पाया जाएगा, या हो सकता है सूडान में पाया जाएगा, ज़्यादा गर्मी पड़ जाए। If there is certain part of population bearing certain trait, bearing, ये सबसे important question है इस chapter, bearing certain feature भी बोल सकते हो, trait भी बोल सकते हो, character भी बोल सकते हो, जो मनो बोलो, is better suited to new climatic condition, वो better होगा, suited to new climatic condition। और क्या होगा? and manage to survive, और जी लेगा।
वाइल जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, दैट इट कैन नॉट कोप अप, वो क्या उससे तारतम्य बैठा पाएगी। सर हाँ सर आपने फीचर्स के बाद ट्रेन लिखा है। ट्रेट, ठीक है, द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट कोप अप, वो उससे अपने आप को नहीं कर पाएगी, कोप अप नहीं कर पाएगी, है ना, सामंजस्य नहीं बैठा पाएगी। कैन नॉट कोप अप विद न्यू क्लाइमेट, और डाई कर जाएगी विद न्यू क्लाइमेट एंड डाई। सर जरूरी होना क्लाइमेटिक चेंज, जो कहते हैं उसमें क्लाइमेटिक चेंज उसमें क्लाइमेटिक चेंज नहीं, कभी कभी जो होता है सर्वाइवल एडवांटेज होता है, तो वो भी वो आगे इवोल्यूशन में था, अब जब हटा दिया गया तुम्हारे में से, नहीं तो उसमें जेनेटिक डिफरेंस जो मैंने बताया ना, वो सब उससे इवोल्यूशन, नए नए इवोल्यूशन होते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं अगर वेरिएशन है एंड इट इज एडाप्टेड बाय नेचर। एक दूसरा फैक्टर तुम ये भी लिख सकते हो, क्लाइमेटिक चेंज ना हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ एक्सटिंक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्सटिंक्शन यानी स्पीसीज के लिए कौन सा फायदेमंद है, तो स्पीसीज के लिए तो फायदेमंद है, क्लाइमेटिक चेंज होगा तो स्पीसीज बच जाए हमारी, तो यही बात है, तो बचने की यहाँ बात। और एक है कि नेचर ने अडाप्ट कर लिया तो तुम पॉपुलेशन बढ़ा ले जाओगे, और नहीं अडाप्ट किया तो जैसे तुम्हारी माँ लाल थी आज तुम नीले हो, उसकी माँ लाल बीटल थी आज वो नीला बीटल, लेकिन उसका बेटा हरा निकल गया तो वो जी जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। सो दिस विल रिजल्ट, दिस विल सेव द स्पीसीज टू गेट एक्सटिंक्टेड। इससे क्या हुआ, एक पॉपुलेशन का हिस्सा तो बच गया। सो स्पीसीज विल नॉट, स्पीसीज इज नॉट कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ, क्या पूरी तरीके से समाप्त हो गई क्या, वाइप्ड ऑफ पूरी तरीके से नहीं हुई। सो वेरिएशन इज क्या है, बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। अब आगे देखो, हाउएवर, इसी पे क्वेश्चन और अब तुम्हारी बुक में भी दिया है एक्सरसाइजेज में, कि ये सिद्ध करो इंडिविजुअल के लिए ये ठीक नहीं है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे पिछले चैप्टर में भी हैं और इस चैप्टर में भी, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो वो भी लिख लो, वेरिएशन हाउएवर variation is not beneficial for individual। अगर मान लो माता पिता हमें जन्म दें और ऐसा कुछ वेरिएशन हमारे अंदर डाल दें, नया वेरिएशन, तो क्या वो मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा। मान लो हमें उल्टी नाक दे दें ऊपर की ओर, तो सारी डस्ट उसमें चली जाती रहेगी और जो जुकाम निकलेगा वो उसी के अंदर ही चला जाएगा। कितनी मुश्किल होगी हमको, नहीं? तो ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि माता पिता हम पे टेस्ट करें, तो हम कहेंगे जिस मशीनरी से आप जीते आए हो, द मैकेनिज्म वॉट एवर, ठीक है, उनके अंदर जो मैकेनिज्म है, इफ सेम इज हैंडेड ओवर टू चाइल्ड देन इजली एज दे हैव सर्वाइव्ड विद सेम दैट इज जीन, तो वही जेनेटिक, अगर जेनेटिक कंस्ट्रक्ट वही रहेगा तो बच्चा भी सर्वाइव कर लेगा। सर पहले तो फिर जिस शिल्पा जी वगैरह थे उन्होंने तो अपना अलग नई मशीन लेना पसंद कर नहीं, मैं मेरे ये कहने का मतलब है कि कई ऐसी माताएं होती हैं ना जो बीड़ी पीती हैं बच्चों को जन्म देने से पहले, बीड़ी सिगरेट पियेंगी, शराब पियेंगी, और कई ऐसे भी होते हैं उससे डीएनए म्यूटेट हो जाता है और उनका बच्चा अपंग ही पैदा होता है। तो किस वजह से, ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ नारकोटिक्स, अगर उन्होंने किसी भी तरीके का नशा किया है तो क्या होगा बताओ, उससे डीएनए म्यूटेट हो जाएगा, जाइगोट ही म्यूटेट हो जाएगा। तो उससे जो तुम्हें क्या लगता है, इफ जेनेटिक कंस्ट्रक्ट इज चेंज देन द जो भी न्यूली डिलीवर्ड चाइल्ड विल सफर एंड इट इज हार्ड टू सर्वाइव फॉर देम। उसको नया वेरिएशन आपने दे दिया, इस चीज को लिखो, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल एज इफ, देखो, child is handed over a new genetic construct या new variation
it may not be able to survive, क्योंकि आज तो कुछ चेंज होने नहीं जा रहा, क्या उसके जन्म से ही सब क्लाइमेट बदल जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। एबल टू सर्वाइव इन एग्जिस्टिंग क्लाइमेटिक, नोट कर रहे हो ना, सर्वाइव इन एग्जिस्टिंग climatic condition, it would be better for parents to hand over the same genetic material without any variation, तब वो जी जाता है and may die, और इसलिए मर सकता है। and वो ऐसे भी तो सकते हैं क्लाइमेटिक चेंज के साथ चलने के लिए। क्लाइमेटिक चेंज एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट बहुत समय में होने वाली प्रक्रिया। जैसे सिचुएशन चेंज है उसके साथ से अगर वेरिएशन आया है तो वो तो बेनिफिशियल रहेगा। बेनिफिशियल रहता है। तो अब जरा देखो, एक तो ये मैंने बात कर दी, ठीक है कि नहीं, धीरे धीरे नेचर सेलेक्ट कर लेता है। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे हमारे अंदर हुआ पहले जानवरों से, जैसे अपन बने तो जानवर से हम लोग इंसान बने, लेकिन सही हुआ ना। एक होता है कि वेरिएशन सडनली आ जाते हैं, और क्या वो जो वेरिएशंस आ रहे हैं, देखो अब ये देखो, पहले क्या था कि ये बहुत पेड़ में घास थी और ये जिराफ थे, ये डार्विन बात देखो। तो पहले क्या होते थे, नीचे तक पत्तियां थी तो जो जिराफ थे आसानी से खा लेते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे पत्तियां ऊपर होने लगी, पेड़ में पत्तियां नहीं बची क्योंकि जिराफ बहुत ज्यादा हो गए थे। तो कुछ ऐसे वेरिएशन पैदा हुए कि जिनकी गर्दन लंबी थी वो सारे जिराफ तो जिंदा रह पाए, और जिनकी गर्दन छोटी थी वो सारे क्या हो गए, वो मारे गए। सो वॉट एवर, इन सब के केसेस में क्या हुआ, जिनकी गर्दन चौड़ी नहीं थी वो मर गए, ठीक है। और ये सो दीज वर डाइड, ऐसे मर गए। लेकिन जिनकी गर्दन लंबी थी वो जिंदा रह गए कि नहीं रह गए। इसको कहते हैं नेचर का सर्वाइवल, नेचर एडाप्टेशन। तो ऐसा डार्विन ने अलग अलग आइलैंड में जाके कछुओं पर, उनके साथ 4 नेवी के अफसर और इसके अलावा एक बड़ा ट्रूप गया था नेवी का उनकी मदद करने। वो जहां जहां कहते थे वहीं वहीं शिप ले जाते थे, और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने उनको भेजा। तो उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बुक लिखी, वो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। तो उन्होंने ये चीज देखी कि जहां लोग कछुए जैसे जैसे हैं, नेचर ने उनको अडॉप्ट किया है, उनको कैमोफ्लेज करके रखा, वो छुप जाते हैं। इवन हमारे यहाँ भी देखो, छिपकली अपने रंग बदल लेती है, गिरगिट अपने रंग बदल लेता है कि नहीं, वो कैमोफ्लेज हो जाता है। तो ये एक है कि सर्वाइवल एडवांटेज मिलता चला जाता है धीरे धीरे होने वाले। तो नेचर धीरे धीरे अडॉप्ट होगा। और एक ऐसी भी चीज है कि मान लीजिए एक पहाड़ था, अब उसके बीच में अचानक क्या हुआ कि क्लेफ्ट आ गया, खाई सी आ गई, और उसमें नदी बहने लगी, कुछ बहने लगी। तो कुछ यहाँ टाइगर रह गए, और कुछ टाइगर कहाँ रह गए, इधर रह गए। एक तरफ बहुत आइस एज आ गई, बहुत बर्फ पड़ने लगी, और एक तरफ ऐसे ही एटमॉस्फेयर रहा। कुछ चेंजेस हुए जैसे समझाने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ का जो टाइगर था उसमें वहाँ के अडाप्टेशन को लेकर नेचर में उसने भी अपने बच्चे जन्म दिए होंगे, कुछ वहाँ सेलेक्टर होंगे, उसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या कहते हैं, सिलेक्शन बाय नेचर, उसी को रखेगा। अभी तुम देखो ये प्रेइंग मैंटिस एक ऐसा है, बिल्कुल पत्ती से मिलता जुलता है। अगर मैं पत्तियों के बीच में कीड़े करा दूं तो ऐसा होता है कि जो बिल्कुल कैमोफ्लेज हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं वीडियो तो आपको पता चले कि होता क्या, नेचर एडाप्टेशन क्या होता है। सुंदर लगता है। अब देखो, हाँ देखने में बहुत अजीब सा लगता है, बड़ा बड़ा है, देखने में बेकार लगता है। रोलिंग टन, जो कुछ वेरिएशन अब आप देखेंगे, कुछ की टर्म्स ऐसी होती है कि रोल हो जाती है, और कुछ की ऐसी होती है जैसे इसकी 3 बार रोल हो रही है, लेकिन सब नहीं रोल कर पाते हैं।
तो इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, ये 3 बार कर ले रहा है, ठीक है, ये 4 बार कर ले रहा है। इसी तरीके से हैंड एंड अटैच्ड ईयर लोब, हैंगिंग एंड अटैच्ड ईयर लोब, ये देखो। तो कुछ के कान ऐसे होंगे कि अटैच हैं, लेकिन कुछ के कैसे रहते हैं, कुछ के ऐसे हैं। तो ये देखो, इन दोनों में फर्क देखो, इन दोनों कानों में फर्क देखो, तो क्या लगता है तुमको? एक का जुड़ा हुआ कान है और एक का कैसा है, हैंगिंग है। तो दूसरी है फ्री ईयर लोब, ये कैसा ईयर लोब है? तो इसको कहते हैं कि ये सेम जीन है, 12वें जीन का 12वें क्रोमोसोम का जो 600th जीन है वो इसको रिस्पॉन्सिबल है। अब इन दोनों में इनको कहेंगे एलील, दैट इज सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर्स इफ डिटरमाइंड बाय डिफरेंट जीन। उन जीन को क्या कहते हैं? एलील्स। तो एक ऐसा जीन है उसी जगह पाया जाएगा। हमने क्या बताया, 12वें क्रोमोसोम का 600वां बोला ना, तो उसी जगह ये भी पाया जा सकता है, ये भी पाया जा सकता है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम शेप ऑफ सेम नोज। जो नोज का शेप डिटरमाइन करेंगे वो सब एलील है। जो आई का आइरिस का कलर डिटरमाइन करेंगे वो सब एलील है। जो इसका शेप डिटरमाइन करेंगे वो एलील है। और जिन्होंने रोलिंग ऑफ टंग या फ्लैट टंग की डिटर्मिनेशन किया वो भी एलील है। तो जो एक ही तरीके के टारगेट ऑर्गन पर अपना प्रभाव छोड़ते हो, अलग अलग प्रभाव, उनको एलील है। वो समझ में आ रही बात? अब देखिए, ये तो आपने देख लिया। और ये देखिए, डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस, दो अलग अलग कलर के आइरिस होते हैं। किसी किसी की आंख में आप देखो, किसी की कैसी आंख होती है, तो ग्रे होती है, ब्लू होती है। तो ये सब क्या है? हेजल आइज है। किसी की ऐसे होगी, किसी की एम्बर होगी, ब्राउन, किसी की कांच के तरीके से होती, कंजी आइज होती है। तो ये दीज आर द डिफरेंट आइरिस। और ये भी किस वजह से हुआ बताओ? दिस इज ड्यू टू एलील्स। ये जीन इसका ओरिजिन। ओके, अब देखिए, different insects which camouflage with nature। अब देखो, कुछ ऐसे कीड़े होंगे, ये 5 amazing examples of insect camouflage। कैमोफ्लेज क्या है? अच्छा, अब आगे की बात देखो। तो अब इसकी वजह से इनमें भी धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, सिलेक्शन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ नए क्लाइमेट में अब फिर ये जब लोग आगे आने पे कई बार फिर क्या हुआ, ये दोनों फिर क्लेफ्ट जुड़ गए। अब इधर का चीता उधर की चीती दोनों आए, लेकिन अब इनमें इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया था। एक व्हाइट टाइगर बन चुका था और एक जंगल का स्पॉटेड टाइप था, ठीक है। तो चीतनी ने ये इंश्योर किया कि चीता हमारे साथ मेटिंग ना कर पाए। जब ये इंश्योर हो गया कि अब वो मेटिंग नहीं कर पाएंगे, तो वो 2 नई स्पीसीज बन गई। तो अगर इस तरीके से पहले इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन कौन करता है? इवॉल्वर का मतलब तुम क्या समझते हो? जैसे अनरोलिंग को इवॉल्वर कहते हैं। कालीन खोलो तो नए नए डिजाइन निकलते हैं कि नहीं? क्या पता हम लोगों से कौन सा नया डिजाइन निकले, मालूम नहीं किसी को। लेकिन इवॉल्वर का मतलब है अनरोलिंग ऑफ मैट्रेस। इसका बेसिक मीनिंग क्या है? अनरोलिंग ऑफ मैट्रेस। तो व्हाट आर द न्यू स्पीसीज विच आर गेटिंग इमर्ज फ्रॉम अस, नोबडी नोज। हाउएवर, इसी से स्पीसिएशन भी होता है। वेरिएशन क्या करता है? लीड्स टू, वेरिएशन लीड्स टू सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। 3 काम करता है। वेरिएशन लीड्स टू कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। क्या करता है? हमारी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारे अंदर ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, जो कि शुरुआतियों में नहीं है। और जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, उतना ज्यादा हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन डेवलप होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है। जो ऐसे हैं, ऐसा कौन है बताइए? गाय। जो ऐसा है वो, उसका दिमाग ज़्यादा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और जिससे थोड़ा ऊंचा कर लिया, पैरेट, तेज हो गया। इवन घोड़े ओड़ों का भी ऊंचा ही रहता है सर। और जैसे 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 सीधा हो गया जिसका, तो वो उसका ब्रेन में लेस ब्लड जा रहा है। उल्टा कर लो तुम सांप की तरह, तो सांप भी मरा, उल्टा सांप मरे हुए के समान है। और हमको भी अगर तुम इसी तरीके से शीर्षासन करा दो, तो शीर्षासन में आदमी पढ़ाई नहीं कर सकता। उल्टा अगर शीर्षासन जो करते हैं ना, तो सीधे रहकर, एक तो हमने अपने बॉडी को सीधा किया, ब्रेन कॉम्प्लेक्स हो गया, और उसके अलावा हमने क्रॉस में थंब पा लिया। ये कई जानवरों में नहीं है। तो इससे हमारे अंदर ग्रिपिंग सिस्टम आ गया, हम किसी चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं, जानवर कर ही नहीं पाते। और इसके अलावा हमने 2 पैर पे चलना सीख लिया। तो अब आगे के जो हमारे 4 लिम्स थे,
उनको हमने हाथ में कन्वर्ट कर दिया और हाइंड लिम्ब से चल रहे हैं, तो इससे हम ग्रिपिंग और दूसरे काम कर पा रहे हैं, और क्रॉस थंब भी हमने पा लिए। ये इवोल्यूशन है कि हम अपने से भारी भरकम जानवरों पे भी लीड कर रहे हैं, उनको जू में रख लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है? इट इज़ इवोल्यूशन, मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। तो इवोल्यूशन, मेरा कहने का मतलब है वेरिएशन 3 चीज कर रहा है। पहला, दैट इज बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, इट लीड्स टू इवोल्यूशन, एंड फर्दर इवोल्यूशन along with natural selection and geographic isolation, इसको क्या कहते हैं? geographic leads to speciation। अभी क्वेश्चन आगे तो बता दो, 3 काम वेरिएशन कर रहा है। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये तुम्हें पता चल गया? तो इसका मतलब क्या है कि नो न्यू जेनेटिक मैकेनिज्म और नो टेस्टिंग इज नॉट नीडेड। क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए नया मैकेनिज्म देना चाहिए? वो तो चाहेंगे जैसे हम चले हैं वैसे हमारा बच्चा भी चले। न्यू मैकेनिज्म दिया जाए, इतनी जल्दी तो क्लाइमेट बदलेगा नहीं, तो क्या होगा? वो बच्चा नए मैकेनिज्म से गड़बड़ कर देगा। जी भी सकता है, 50% चांस है, 80% तो म्यूटेटेड बच्चा मर ही जाता है या अपंग हो जाता है। आजकल यही हो रहा है, म्यूटेटेड बच्चा क्या होगा? मर जाएगा। चलो अब हम आगे की बात करते हैं, दैट इज हेरिडिटी। ये काम लिख लो कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन। 3 पॉइंट लिख लो। What are the advantages of variation? कल 10:30 पे क्लास रख लें, ठीक है? स्कूल किसका? आपका स्कूल है। तो पहला क्या है? It is beneficial for survival of species। दूसरा, ठीक है, शाम की लंबी क्लास कर लेंगे। दूसरा क्या है? इट लीड्स टू, ये क्या करेगा? इट लीड्स टू इवोल्यूशन। दैट इज इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इवोल्यूशन का मतलब समझते हो? फ्रॉम सिंपल बॉडी डिजाइन टू कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, ये इवोल्यूशन। दैट मीन्स फ्रॉम सिंपल बॉडी डिजाइन, यानी सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल से ऊपर चली जाओ, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो और ऊपर ऊपर चले जाते हैं। फ्रॉम सिंपल बॉडी डिजाइन टू कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। और तीसरी चीज, इवोल्यूशन along with नेचुरल सिलेक्शन एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अभी नेचुरल सिलेक्शन आपने देखा, कैमोफ्लेज, नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो उससे मिलता जुलता है, जो उसी में रिजेंबल हो जाए, खो जाए। इवोल्यूशन, ठीक है, along with नेचुरल सिलेक्शन। जब मैं नेचुरल सिलेक्शन बोल रहा हूं, इसको नेचुरल एडाप्टेशन समझिए, एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये क्या करेगा? दैट लीड्स टू स्पीसिएशन, लीड्स टू, तुमको मालूम है ये जब अफ्रीका से सब जगह लोग पहुंचे तो आइस एज थी, मालूम है? वो पैदल चल चल के पूरी दुनिया में फैल गए। उस समय हिम युग था। कौन सा युग था? सब तरफ आइस थी, तो चलते चलते चले गए, फिर आइस पिघल गई। अब डिफरेंट जो अलग अलग कंटिनेंट से वो अलग अलग हो गए। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट ना कर पाते, मान लो ट्रांसपोर्टेशन ना होता, नाव ना चला पाते, तो क्या हम लोग अपने ही अपने कंटिनेंट में रह जाते? ऐसी स्थिति में हो सकता है हम सेम ह्यूमन स्पीसीज ना होते, हम अलग अलग तरीके के प्राणी होते। सब फिर ह्यूमन थोड़ी ना होते, कई मिलते जुलते भी हैं, जैसे बानर और चिंपैंजी अलग अलग होते हैं, मंकी। तो हम लोगों ने क्या जारी रखा? बोलो। हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया और उसके अलावा एक जगह से दूसरे जगह गए। आइदर हम वहाँ के कई तो ऐसे शासक हुए कि शासक और भी पहले वो कहीं शादी करते रहे या वहाँ से लड़की ले आए या खुद चले गए। एक्सचेंज ऑफ जीन लगातार होता रहा। ह्यूमन में कभी हुआ ही नहीं जियोग्राफिकल आइसोलेशन।
और इस वजह से क्या हुआ बताओ, दैट वी आर नाउ सिंगल स्पीसीज। तो अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में एक्सचेंज ऑफ जीन नहीं होता तो उनमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो जाता है डिफरेंट साइट्स में, और फिर स्पीसीज प्रजाति का। अब अगला देखिए, अब हम देखेंगे हेरिडिटी के बारे में। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड व्हाट आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? चलो इस संडे की 2 क्लास होगी, टेस्ट नहीं होगा। एक सुबह 11:30 बजे क्लास होगी शाम। इन एडिटेड ट्रेट्स, चलिए जब तुम एक काम देखो, मान लो तुमने ये फलक आपके लिए बता रहा हूं, ये सिलेंडर है ठीक, अब इसमें तुम्हें किसका किसका लेना है, दोनों का लेना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में अब तुमने ऊपर स्कूपिंग कर दी कोनिकल, तो तुम बताओ अगर तुम इससे स्कूपिंग करोगे तो ऊपर वाला तो एरिया खो गया ना, तो तुम उसे माइनस कर दो। अब उसे तो पेंट नहीं करना, लेकिन एक जनरेट भी तो हुआ है, जनरेट में तुमको अंदर पेंट करना पड़ेगा। तो तुम्हें इसके सरफेस एरिया में सिलेंडर के जो TSA ऑफ सिलेंडर है उसमें से कितना कम कर देना चाहिए बताओ? पायर ये कम कर दूं जो खत्म हुआ, और जो जनरेट हुआ तुम उसको भी माइनस कर रहे, उसको नहीं माइनस करना। तुम्हारे 6 सवाल गड़बड़ हुए। जो जनरेट हुआ है उससे तो जोड़ो पायर। बोलो बात, सबके लिए बात है। अगर मान लो तुमने, हाँ आप CSA ऑफ सिलेंडर ले लो और PSA ऑफ सिलेंडर ले लो, ये पायर है तब जो है सारे एरिया लो। मेरा ये कहने का मतलब है ये इसका CSA ले लो, ये PSA ले लो और ये CSA जो तुमको दिख रहा है वो। बाकी तो अभी पूछ लेना, हम बता देंगे तुम्हारी जो क्वेरी है मुझसे, क्योंकि ये सीरियस मैटर। सब इतने मेहनत कर रहे हो, पहला ही फार्मूला गलत हो रहा है तो सारी मेहनत बिगड़ जाती है ना। ऐसे बताओ, इसी में तुम बताओ एक ऐसे स्कूपिंग कर दी निष्का, बताओ इसमें क्या क्या लेना सही रहेगा? हाँ हाँ प्लस तुम्हें 2 पाई स्क्वायर ना, कई जगह तुमने 3 पाई स्क्वायर लिखा है, जो लिखा है यही कर, ठीक है आगे चलो। जो गलतियां हैं वो सब ध्यान दो, क्योंकि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही देते हैं आपको, उसमें गलती होने का मतलब है वो बोर्ड में हो जाएगी गलती, उसी से तुमको खुद देखना है। चलो, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है? थोड़ा आज 8 बजे तक क्लास होगी, मैं मैसेज डाल दूंगा। चलो, the traits which are transmitted to next generation, the traits which are जो ट्रांसमिट किए जाते हैं, ठीक है, दैट इज हैंडेड ओवर। ट्रांसमिटेड ना लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? हैंडेड ओवर, जनरेशन ओवर जनरेशन। आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाएगा हम अपने पेरेंट्स से क्या पाते हैं, अगर एक पेरेंट्स के पास जो है हैंग ईयर लोब है, एक के पास अटैच्ड है, तो उन्हीं में से हमें कुछ मिलेगा, तीसरे वाले का नहीं मिल जाएगा। उनकी जो आई का कलर उन्हीं में से पाओगे। इसका मतलब है जैसे कलर ऑफ आइरिस,
ऐसा कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। तो इट्स कोड इज फाउंड इन जीन। जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, जैसे आपके यहाँ पे एक स्क्वायर मार्क आ गया, तो बोलो क्या उसका कोड जीन में रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे चोट लग गई स्कूटी से गिरने के बाद, तो क्या तुम्हारी बॉडी के सारे डीएनए बदल जाएंगे? हर एक सेल के अंदर क्या उसका कोडिंग लिखी जाएगी कि लिखो इसके यहाँ पे चेहरे पे ये आ गया? तो वो है एक्वायर्ड ट्रेट, वो तुमने अपने जीवन में हासिल किया। जो तुम्हारे चेहरे पे दाग धब्बे पड़े हैं वो तुम एक्वायर कर रहे हो। सर एक चीज पूछना है समझ आई बात कहीं? सर, हाँ। अगर हमें चश्मा लगाया तो वो कैरेक्टर जाएगा क्या मतलब आगे से? क्या चश्मा लगाना या ना लगाना वो उतना नहीं। जब हम हेल्दी थे तो ये एक तरीके के डिसीज है, डिसीज का कुछ वो नहीं है। हम अपने लॉन्ग टाइम में एक चूहे की 20 जनरेशन तक पूंछ काटी गई, तब भी उसका बच्चा पूंछ वाला हुआ, जबकि पिता कुछ कटा था, तो तब भी इसका। तो इससे पता चलता है कि अगर हमारी बॉडी में फिजिकल वेरिएशन होंगे तो उससे वो चीज़ आगे नहीं जाएगी। अगर कोई पहलवान बन जाता है खा पी के अच्छा, तो ये जो पहलवान बनना उसका एक एक्वायर्ड ट्रेट है, वो उसके बच्चे को पहलवान नहीं बना सकता। इनहेरिटेड ट्रेट कर सकते हैं। सम आर रिफ्लेक्टेड, जैसे डायबिटीज है, वो माना जाता है कि जीवन में आगे चलकर वो भी इनहेरिटेड में माना जाता है। तो कुछ सेल की ऐसी कमियां हैं कि अगर डायबिटीज पेरेंट्स को है तो बच्चे को आगे चलकर 40 के बाद हो सकता है। तो ऐसे कुछ डिसीज भी हैं जो इनहेरिटेड है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया किसके? महारानी विक्टोरिया के परिवार को था, दैट इज एलिजाबेथ के परिवार से। तो वहाँ प्रिंस चार्ल्स और डायना थी। अगर उंगली कट जाए तो उनके ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती थी, क्योंकि फिर जो प्लेटलेट्स की कमी रहती थी, इस वजह से। अब देखो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है। एक्वायर्ड ट्रेट्स, द ट्रेट्स which we acquire in our lifetime are called। सर कलर ऑफ आइरिस के बाद कुछ नहीं है क्या? क्या? कलर ऑफ आइरिस के बाद कुछ नहीं है? नहीं, ये एग्जाम्पल है। अब आगे देखो, a trait which we acquire in our lifetime is called acquired trait। It has no genetic origin। इसका कोई जेनेटिक ओरिजिन है क्या? So it does not result in change of gene construct, so it is not handed over। अगर तुम्हारे चेहरे पर एक दाग आ गया है तो क्या आगे आने वाली सभी जनरेशन के चेहरे पे दाग ही दाग आएगा? वहाँ नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हारे जीन को परिवर्तित ही नहीं किया। When it has not, तो इस है it has no genetic origin and it also does not alter the gene। क्या ये जीन को बदल देगा? So it is not handed over to next generation। जो तुमने एक्वायर किया वो तुम्हारी जनरेशन को नहीं मिलेगी। तुमने बहुत ज्ञान अर्जित किया तो बच्चे भी ज्ञानी पैदा होंगे। Now it also does not, ठीक है, change the genetic construct। Change the genetic construct। कंस्ट्रक्ट का मतलब समझते हो ना, जैसा जीन है। So not handed over, इसलिए हैंडेड ओवर भी नहीं होता है टू नेक्स्ट जनरेशन, इसलिए ये नेक्स्ट जनरेशन को हैंडेड ओवर नहीं होता है। जबकि कलर ऑफ आइज, ये जो भी इनहेरिटेड ट्रेट्स है, इट हैज जेनेटिक ओरिजिन। इसका कैसा ओरिजिन है? इट हैज जेनेटिक ओरिजिन which is only reflected in phenotype। phenotype का क्या मतलब है? फिजिकल अपीयरेंस। अब आगे देखिए, अगली हेडिंग पे चलिए, रूल्स। अब सबसे बड़ी चीज है जो इस चैप्टर में मेंडल के एक्सपेरिमेंट, तो उनके बारे में समझेंगे। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। अगर कोई कलर ब्लाइंड है तो उसके बच्चे को बनेगा। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस ये जेनेटिक है। हाँ? मैं देख लेता हूँ इसमें, मेरे हिसाब से तो यही है। एक बार नेट में भी चेक कर लेता है।
क्या तुम्हारी टेबल में? फोन दो। ना एक बार देख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेड ट्रेट, वो तो हमें देखना पड़ेगा ना। यस, Yes, color blindness is usually inherited. The most common type, red-green color blindness, is linked to the X chromosome. कलर ब्लाइंडनेस तो तुम लोग जानते हो ना। चलो आगे की बात देखिए। एक कलर एक वो तो पता ही नहीं तो कलर ब्लाइंड। दैट इज लिखो एलील क्या होता है। अब कुछ डेफिनेशन समझो। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस समझने के लिए ये 10 डेफिनेशन जरूरी है। एलील क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम करेक्टर। डिफरेंट टाइप्स हैं लेकिन सेम करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे शेप ऑफ नोज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जीन, type of genes which are responsible for same character are called, उन्हें क्या कहेंगे? Called allele। allele कहेंगे। हाँ एलर्जी क्या? एलर्जी एलर्जी का देख लेंगे, एलर्जी का भी देख कर मुझे बताना पड़ेगा। चलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसा कहा जाता है। वो भी एलर्जी जो होती है इनहेरिटेड ही है। पेरेंट्स को होती है तो बच्चों को होती है। किसी को पॉलन की एलर्जी है, किसी को ये चीज़ है, तो ऐसा देखा गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम कैरेक्टर। सो लाइक एग्जाम्पल क्या है कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव नोज, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव नोज है, ठीक है, हैव डिफरेंट जीनोटाइप। इनका क्या होगा बोलो? डिफरेंट जीनोटाइप, अलग अलग जीन होगा। जीन का टाइप को जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप का मतलब क्या बोलो? टाइप ऑफ जीन, टाइप ऑफ जीन। सही है। अब देखो recessive and dominant trait। The trait which express itself in presence of alternate trait। ऐसे लिखो, द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन, उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। अभी इसको समझाएंगे। ऐसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे दूसरे के समक्ष, अलग अलग बैठे हो तुम, अगर तुम्हारी जुड़वा बहन के साथ बैठी हो तो एक जैसे होने से नहीं है। इसके साथ बैठी हो तुम, वहां पर तुम्हारी चल जाए तब तुम डोमिनेंट कही जाओ, और इसकी चल जाए तो ये डोमिनेंट कही जाए। बोलो बात समझ आ गई? जो अल्टरनेट के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर ले उसे क्या कहेंगे? डोमिनेंट। अच्छा, द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ किसकी उपस्थिति में? एंड द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन। तुम हो और तुम्हारा प्रतिरूप हो, जैसे तुम्हारी क्या है कि मिरर इमेज, तो वहां पर दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि कोई डोमिनेंट है ही नहीं, तो दोनों ही दिखेंगी वहां। तो अदिति दिखेंगी, तो फिर क्लोन इमेज यानी वही हो।
आइडेंटिकल के साथ जो अपने आप को एक्सप्रेस करे उसे रिसेसिव कहेंगे। अभी एग्जांपल्स बताएंगे। द ट्रेट या द जीन लिखो which express itself in presence of identical gene, इसे क्या कहेंगे बोलो? रिसेसिव जीन। अब आगे बात देखो, जरा इस चीज को समझो। मान लो कि दो जीन हैं, जीनोटाइप की बात कर रहा हूं, ये जीनोटाइप किसका जीनोटाइप बोलो? पेरेंटल जीनोटाइप। पेरेंटल जीनोटाइप फिर से समझिए, मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं जैसे कि पेरेंट्स हैं, ठीक है, और पेरेंटल क्रॉस में करा रहा हूं, पेरेंटल क्रॉस। एक पेड़ लो टॉल और एक कैसा लो? डॉफ। अच्छा, डॉफनेस रिसेसिव है और टॉलनेस कैसा है? डोमिनेंट है। तो तुमने कैसा ले लिया बताइए? टॉल ले लिया। अब आगे देखो, और ये कैसा ले लिया? ये तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो डॉफनेस है वो कैसी है? वो रिसेसिव है। और टॉलनेस कैसी है? डोमिनेंट है। तो इसको कहेंगे पेरेंटल फिनोटाइप। उनकी शक्ल, सूरत, नाक, नक्श कैसी है, दिखने में वो कैसे। तो बोलो तुमने मटर के दो पौधे ले लिए, एक टॉल ले लिया, एक इतना बड़ा ले लिया, कितना ले लिया? तो ये लिया तुमने, क्या लिया बताइए? इनको कहेंगे पेरेंटल फिनोटाइप। सही है। अच्छा, इनका जीनोटाइप क्या बताइए? पेरेंटल जीनोटाइप। भाई ये टॉल है तो इनके अंदर इसको दिखाना पड़ेगा ना जीन कैसा है। उनको इंग्लिश के अल्फाबेट से दिखाते हैं। तो मान लीजिए हमने दिखाया कैपिटल टी, और इसको क्या दिखाया? फिर से समझो, ये रिसेसिव है। ये डॉफ इसीलिए बना क्योंकि इसकी मम्मी भी डॉफ थी और पापा भी डॉफ थे, तो रिसेसिव मिलकर रिसेसिव बनता। अगर मान लो मम्मी नाटी होती, पापा लंबे होते तो ये लंबा बन जाता। सही है। अच्छा, ये मैंने जो मटर का पौधा टॉल उठाया है वो ऐसे बगीचे से उठाया जहाँ सभी टॉल थे। कैसे थे? अब तुम्हें सिर्फ ये बताना है सरोज कि ये टॉल होगा कि ये टॉल होगा कि ये टॉल होगा। स्टार्टिंग के दो टॉल होंगे, इसका मतलब है ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। ये कौन सा टॉल है, ये कौन सा टॉल है? ये कहलाएगा होमोजाइगस टॉल। इसके दोनों जीन एक जैसे हैं। एक ऐसी टॉल है प्योर टॉल, इसे क्या कहेंगे? प्योर ब्रीड। एक ऐसा, इसके लिए तो नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि ये तो अगर कैपिटल टी हो गया तो उसे लंबा कर देगा। हमने देखा डोमिनेंट अगर आ जाए उसके अल्टरनेट में तो लंबाई बनेगा पेड़, फिर छोटा नहीं बन सकता। दोनों ही नाटे होंगे तभी ऐसा बनेगा। बोलो सही कि नहीं? अच्छा, ये बताओ इसे क्या कहोगे? हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, दैट इज, ये कैसा टॉल बताइए? हेटेरो और जाइगस, जिसके जाइगोट में हिट्रो में हो, एलील हो, जिसके जाइगोट में एलील में हो तो वो, जिसके में दोनों एक ही टाइप के मिल जाए, एलील ना मिले, कैसे ना मिले? एलील नहीं मिलने चाहिए, एक ही तरीके के हो तो वही एक्सप्रेस हो जाएंगे। सर तो ये क्या है बताइए? इसका इसको क्या बोलोगे? होमोजाइगस डॉफ। इसे क्या बोलोगे? होमोजाइगस टॉल। अच्छा बोल रहे, सही है। तो हमने दोनों की, we have selected pure breed of tall plant and pure breed of dwarf plant। इतना तुमने कर लिया। आगे का काम देखो, अगर तुमने ऐसा किया है। सर हाँ सर जी, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इसमें जरूरी है कि वो टॉल ही होगा। जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल लेटर एंड रिसेसिव्स आर एक्सप्रेस्ड बाय, मतलब गारंटी के वो टॉल ही होगा। हैं? मतलब गारंटी के टॉल ही होगा। हाँ, कैपिटल डोमिनेंट वाला है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा देखा जाता लोगों में कि डॉफनेस डोमिनेंट कर रही है तो फिर मैं उसे वो लिखता, फिर कैपिटल डी लिखा जाता। डॉफनेस का तो लेटर भी नहीं यूज किया गया। जो डोमिनेंट है उसी के वर्ड से सब चीज जानी जाएगी और उसमें इसमें कैपिटल माना जाएगा। ये कैपिटल लेटर होगा। टॉलनेस पे चीज चल रही है,
तो मैंने लेटर उसी का सेलेक्ट किया जो डोमिनेंट है और उसमें भी उसको कैपिटल दे दिया, और जो उसमें रिसेसिव है उसे फिर स्मॉल डी दिया। डॉफनेस का तो डी लिया भी नहीं, कहीं लिया? चल अब मुझे बताओ, अगर ये पेरेंट है, इसने अपने बड़े बड़े सारे एंथर बना लिए, कार्पेट बना लिए, ऐसे बनाया होगा, तो आधा तो दे दिया होगा, मियोसिस की होगी, हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो अब दोनों जीन नहीं आते हैं, अंथर में भी और साथ में ओवम में, एक ही तो जाएगा। तो लिखो टाइप ऑफ जीन, ये कौन कौन से जीन देगा बोलो? टाइप ऑफ जीन, ये गेमीट क्या होंगे? या तो टी देगा, दूसरा भी क्या देगा? इसके हर पॉलन में कैपिटल टी और हर एंथर में। तुमको मालूम है कि किसी भी ट्री में या किसी भी चीज में फुल होता है, लेकिन मियोसिस होने के बाद फिर उसके गेमीट बनते हैं, तो हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम दिया जाता है कि नहीं? उन्हीं को स्पॉन्स, ये जो भी जर्म सेल कहेंगे या कुछ कहेंगे, सेक्स सेल कहेंगे, इसने कैसे कैसे बनाया? स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब मान लीजिए तुमने इनका आपस में एक जो बगिया है पूरी, समझो इस चीज को, नाटे पौधों की, उसमें भी फूल फूल आ गए, और दूसरी बगिया ली, वो सब लंबे बगल में है, उसमें भी फूल आ गए। अब एक दिन जाओ, सबके एक बगिया के सारे पॉलन काट दो, एक बगिया में जाओ, सारे के कार्पेल काट दो, सब मस्टर्ड के लिए लिए सरसों, सही है? तो अब इनकी मजबूरी क्या होगी? और चारों तरफ टेंट लगा दो, तो जो इंसेक्ट आएगा इसका इसमें ही डालेगा, इसके पॉलन को उसमें डालेगा। इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। एक में तुमने सब छोड़ दिया, अब वो सब कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें पॉलन रह गए, है ही नहीं कार्पेल, तो क्या करेंगे? इनका सारा जो इंसेक्ट बैठेगा उसी में ले जाके छोड़ेगा, सही है? ये तो क्या कहेंगे बोलो? क्रॉसिंग ओवर ऑफ गेमीट, क्रॉसिंग ओवर ऑफ गेमीट। तो बोलो ये टी किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ जाएगा। ये टी और किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ जाएगा। ये टी किससे जुड़ेगा? इससे। और ये टी और किससे जुड़ेगा? चारों से जुड़ गया। पहले वाले को भी दोनों से और इसको भी दोनों से जोड़ा। देखो दोनों से जोड़ा, आपस में इनका नहीं किया, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन से अब नए नए फिर से जाइगोट बनने लग गए। जाइगोट बनेंगे तो क्या फिर डाइप्लॉइडिक हो जाएगा? डाइप्लॉइडिक होगा तो इसका नाम बताओ। अभी जो नई चीज बनी है, तो क्रॉसिंग ओवर तो आपने कर दिया, इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसे क्या कहा जाएगा? ये पेरेंट, जब पेरेंट क्रॉस करेंगे, फाइल से वर्ड बना है, फर्स्ट F1 जनरेशन। इसे क्या कहेंगे? उसकी उन्होंने फाइलिंग की और फिर फर्स्ट फाइल के नाम को फर्स्ट फिलियल कह दिया। वही नाम अभी तक चल रहा है। तो इसका नाम क्या है? F1 जनरेशन। जीनोटाइप लिखो। तो श्रेया, इसका जीनोटाइप क्या आएगा? अगर मान लीजिए फादर से उसको कैपिटल टी मिला और मदर से स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी क्या आएगा? और यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ भी वही आएगा। ये F1 जनरेशन है, या ये कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप है। अब इसको तुम इंटरप्रेट करो अंकुर राज, F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा? अगर मान लो टी टॉलनेस को बताता है, तो इसके पास जो पेयर ऑफ जीन है वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस? आपको बताना है। क्या दोनों सेम है, आइडेंटिकल है? अलग सेम होते तो होमो बोलते, ये अलग अलग, तो इनको क्या बोलोगे? अच्छा, फिर ये इन दोनों में बोलो, ये एक्सप्रेस होगा कि ये एक्सप्रेस होगा? टी कैपिटल कैपिटल टी। कैपिटल टी किसको सिंबलाइज करता है? टॉलनेस। तो ये जो उनका नया जनरेशन बनेगा, वो क्या सभी पौधे टॉल होंगे? ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो फिनोटाइप सबका टॉल हुआ। देखो दैट इज टॉल, टॉल, और ये क्या बना? टॉल, टॉल। कितना तुम्हें समझ में आ गया? अब आगे की बात समझो। ये तो हमने पहले का पेरेंटल क्रॉस कराया। अब तुम्हारे पास जितने पौधे आ गए वो F1 जनरेशन के आ गए। 4 महीने में, 3 महीने में मटर का पौधा बन जाता है। 3 महीने बाद जब बना, तो अब हमने क्या किया? होमोजाइगस सब खत्म हो गए। लिखो सो
हम लिखेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस पर हम लोग एक लॉ लिखें और कुछ बातें लिखें, उस पर ध्यान दें। तो लॉज, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, रूल्स न लिखे, लॉज ही है, ये अभी तक चल रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका मतलब क्या है? अब देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब समझो। तुमने 2 मटर के पौधे लिए, अच्छा 2 मटर के पौधे लोगे तो तुम्हें जो हमने अभी वो दिया है, मटर के पौधे में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, 7 तरीके के वेरिएशन उसमें दिए हैं। जो चेक करो कौन कौन से वेरिएशन। उसका जो पॉड होता है उसमें भी वेरिएशन होगा। पॉड में क्या होगा बताइए? जो मटर का दाना राउंड हो सकता है और रिंकल्ड हो सकता है। कौन कौन सा? अगले पेज से देखो कौन कौन सा हो सकता है। तो एक हो सकता है दैट इज वेरिएशन इन पी प्लांट। पी प्लांट को तुम लोग क्या कहते हो? बोलो। पाइसम सेटाइवम, और पी कैपिटल लिखा जाएगा और दोनों के नीचे अंडरलाइन। ये इसका साइंटिफिक नेम है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये पूछा जाता है, एमसीक्यू है। जैसे हम लोग का नाम होमो सेपियन है, मेढक का नाम राना टिग्रीना है, वैसे इसका नाम पाइसम सेटाइवम मेढक को, ठीक है। तो और टोड का नाम राना कैटरीना है, तो उसके नाम टोड मेढक से भद्दा होता है ना। अब जरा देखो इसका नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। दैट इज साइंटिफिक नेम। किसका साइंटिफिक नेम है? साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, मटर के पौधे का है। अब जरा देखो, ये कार्लस लिनॉस ने ये नोमेनक्लेचर दिया। इसमें 7 डिफरेंस देखो कौन कौन से हैं। दैट इज राउंड पॉड और रिंकल्ड पॉड। अगर तुम्हें हरा मटर का दाना ऐसा मिल जाए, सिकुड़ा मिल जाए, ऐसे भी दाने तुमने देखे किसी में? ऐसे भी आते हैं। अच्छा किसी में क्या हो जाएगा? ग्रीन और येलो मटर के दाने देखे जिससे चाट बनती है, जो आलू में भरी जाती है। जो चाट का पूरा मटेरियल येलो दाने हैं। पीले मटर के दानों से चाट बनती है। हरे से सब्जी, पीले से चाट। पूरे भारत में यही है। सही है। वो जो पूरी थाल में नहीं सजा के रखता है चाट वालों, पीले मटर के दाने। अगला देखो, 2 तरीके का फ्लावर है, व्हाइट एंड वॉयलेट फ्लावर। दूसरा क्या है? टॉल एंड डॉफ। टॉल डॉफ प्लांट। और क्या क्या चीज हो सकती बताइए? पॉट का देखो फुल होता है कंस्ट्रिक्टेड, एक होता है पूरा बड़ा चौड़ा सा, एक होता है सिकुड़ा सिकुड़ा अंदर दबा हुआ। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब सिकुड़ा हुआ। फुल पॉट और कंस्ट्रिक्टेड पॉट। और बाकी एक ग्रीन पॉड होता है, ग्रीन और येलो, ठीक है, पॉड कलर। उतना में देखने की जरूरत नहीं, इतना आप समझ लो। ऐसे और भी दिए हुए कलर, हाँ कर दो। डिफरेंट कलर्स। तो कलर हो गया जैसे राउंड, रिंकल, ग्रीन, येलो, दोनों। अब समझो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। वैसे तुम मतलब बताओ पलक क्या समझते हो मोनो हाइब्रिड? तो मैं भी थोड़ा बताऊं मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या समझते हो? पहले समझो हाइब्रिडाइज। हाँ बोला, बता रही। सर अगर केवल एक ही ट्रेड को लिखा जा रहा हो, क्रॉसिंग होगा करते समय, अगर दोनों बगीचे में बिल्कुल आइडेंटिकल मटर के पेड़ हैं, सिर्फ एक की लंबाई ज्यादा है कि कम, ऑल द ट्रेड्स आर सिमिलर, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ लंबाई में अंतर है, और उनका हाइब्रिडाइजेशन कर दिया जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इफ 2 होमोजाइगस ट्रेड्स आर क्रॉस्ड ओवर, तो उसको क्या कहते हैं? इट रिजल्ट्स
ए ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर, इसको क्या कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ करेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ब्राह्मण की शादी जाके तुम बनिए से करा दो, या फोर्थ जो श्रेणी के कर्मचारी वो लोग होते हैं उनसे करा दो। या हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि कांगो वाले को तुम कैलिफोर्निया में शादी करा दो, गोरे की काले से करा दो, अफ्रीकन की, नीग्रो की, जिप्सी से करा दो, ऐसा करा दो। समझ में आ गई कि नहीं? जिप्सी वही अफगानिस्तान के लोग होते हैं, पंजाबी, तो वो जिप्सी हैं, तो अब उनसे करा दो। इस तरीके से आप क्या, इस चीज को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इफ प्योर होमोजाइगस ट्रेट्स, ठीक है, आर ब्लेंडेड ओवर, इफ दीज आर फर्टिलाइज या मीटिंग ओवर किया जाए, तो जो रिजल्ट होगा ऑफ स्प्रिंग का, तो द जेनेटिक ब्लेंड इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, समझ में आ गई? जैसे आपने कहा था कि सिंधी साहिवाल होती है, और उसकी तुम किससे करा दो, अलग अलग तरीके की, स्विस का और एक सिंधी साहिवाल, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन आपने 9th में पढ़ रखा है कि नहीं? ऐसे आपने क्या देखा था, कौन कौन से लेगहॉर्न स्पीसीज होती है, और एक यहाँ की होती है असील, तो लेगहॉर्न की असील से करा दी, तो एक हाइब्रिडाइज है, उससे क्या हुआ, उससे जो बनेगा अंडा मोटा देगा, और लेकिन उसमें रेजिस्टेंस होगा, डिसीज रेजिस्टेंस। एक यहाँ देसी भी चाहिए, इंडिजिनस, और एक बाहरी चाहिए। अब स्विस का हुआ है, वो 6-6 बाल्टी दूध देती है, तो तुम्हें लैक्टेशन अच्छा मिल जाएगा, और साथ ही साथ वो जो डिसीज फ्री मिल जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है फ्रूटफुल करेक्टर के लिए। दो करेक्टर को ब्लेंड कर दिया, हमको जो फ्रूटफुल मिल जाएगी, इसे हाइब्रिडाइजेशन हम अभी लिखा देंगे। तो अब ये मुझे बताओ, पलक मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? किसी एक सिंगल ट्रेट के ऊपर टू different plants having all character identical but difference in only one trait, if are crossed over, then it is called mono hybrid cross। लिखो इस चीज को, if इस चीज को हम कल करेंगे, नहीं रखो।